इससे करो। सीने वाला बना रहा नाश्ते वास्ते पता कितना मिनट हो रहे। आज के दिन नाश्ता कर लो। आज सीने कर लो, कल लेना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में आगे हैं वो बाकी को भी इन्फॉर्म कीजिए बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। लेक्चर टाइम शुरू होते तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बाकी को भी इन्फॉर्म करें, मैसेज करें ताकि हम अपना लेक्चर शुरू करें। ओके, अब हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं बिकॉज तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इंतजार कर लिया है। तो जो लोग क्लास में मौजूद हैं उन्हें खुशामदीद कहा जाता है, दे आर वेलकम। कल हम लोग डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ रहे थे, उसकी समरी मैंने पढ़ी थी और उस पर कुछ कमेंट्स किए थे। आज समरी को खत्म करके इसके कैरेक्टर्स की डिस्कशन करेंगे। मुझे याद है कि लास्ट पैराग्राफ क्योंकि लास्ट कुछ एक लाइंस रह गई थी जिसमें नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड का एंड होना था और हमारा लेक्चर खत्म हो गया था। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक लास्ट 3 और 4 लाइंस में हाईलाइट कर रहा हूँ। इन 3 to 4 लाइंस को मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। ये समरी का एंड है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। तो हम पढ़े थे कि Emily is sent to Australia to make fresh start. In the meantime, David becomes a famous author. It wins him fame and wealth. तो हमने क्या पढ़ा था कि इमिली जब वापस आती है, जब उसे उसके लवर ने धोखा दे दिया था जिसके साथ ये भाग निकली थी, तो फिर इसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया फॉर हायर एजुकेशन कि वो आला तालीम हासिल करे या वहां जाके कोई बिजनेस करे और अपना फ्यूचर बनाए। और इस दौरान में डेविड जो कि नॉवेल्स लिख रहा था, वैसे तो बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट था, पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट, लेकिन इस दौरान वो नॉवेल्स भी लिखा करता था। अब वो मशहूर हो रहा था, वो शोहरत हासिल कर रहा था, उसको पैसा मिल रहा था। इट मींस फेम एंड वेल्थ, दौलत भी आ गई उसके पास। ही स्पेंड्स द नेक्स्ट 3 years in the continental Europe to forget Dora and to discover his future feelings for agents. अगले चंद साल वो यूरोप में घूमता फिरता रहता है। मकसद उसका ये था कि अपनी पुरानी मोहब्बत डोरा को भूल सके। आखिरकार क्या होता है कि व्हेन ही रिटर्न्स, जब वो वापस आता है अपने शहर में, ही मैरिज एजेंट्स, तो वो एजेंट्स को तलाश करता है, उससे शादी करता है। दे हैव चिल्ड्रन एंड दे स्टार्ट लिविंग अ पीसफुल लाइफ।
अब उनके हाँ बच्चों की पैदाइश भी होती है, वो पुरसकून घरेलू जिंदगी बसर करते हैं और उनकी इस घरेलू जिंदगी में किसी तरह की रंजिश नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसके दरमियान और दौरा के दरमियान हुआ करते थे। तो ये था जनाब नॉवेल जो हमने फिनिश किया। इसका तज्जिया है, एनालिसिस है। अगर हम इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं तो नॉवेल की कहानी मजीद समझ आती है, इसके अप्स एंड डाउन्स क्या है, इसके उतार चढ़ाव क्या है, हमें इनकी समझ आ जाती है। तो राइटर लिखते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ एक नॉवेल है। द फादरलेस चाइल्ड्स idyllic infancy is abruptly shattered by his stepfather, यानी एक छोटा बच्चा जो कि एक आइडियल लाइफ बसर कर रहा था, जाहिर है 6 से 8 साल का बच्चा जो कि अपनी ही खेल कूद में मसरूफ होता है, उसकी अपनी शरारतें हैं, उसकी अपनी जिंदगी है, ये सारा कुछ एक स्टेप फादर ने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी तालीम खत्म कर दी, फिर उससे उसका घर छीन लिया, उसकी वालदा की वफात हो गई। मिस्टर बर्डस्टोन, डेविड्स suffering is traced through his early years, his marriage to his child life, Dora, and his assumption of a mature middle class identity as he finally leads tame his undisciplined heart. यहाँ तक हम देखते हैं कि पूरे नॉवेल को सिर्फ 3 लाइंस में कवर कर दिया गया है। इसका खुलासा क्या है कि इस शख्स डेविड कॉपरफील्ड की कहानी को ट्रेस किया गया है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कि जब वो बहुत छोटी उम्र का था, जब वो बच्चा था, फिर उसकी जवानी के वाकयात, उसकी शादी और उसकी मैच्योरिटी, ये सब कुछ ट्रेस किया गया है इस नॉवेल में। द नरेटर इवोक्स द एक्ट ऑफ recollection while investigating the nature of memory itself. David's development is set beside other fatherless sons. और ये है इस सारे तबसरे का खुलासा। David's development is set beside other fatherless sons के whatever we are shown is in this story, whatever tragedies David faces, these tragedies, these problems are faced by every and by any fatherless child. ये इसको खुलासा है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में Dickens also probed the anxieties that suffered the relationship between class and genre. This is particularly evident in the seduction of working class Emily by Stillforth and in the design on the saintly agents by Jurahi as well. ये दूसरा अहम पॉइंट है। क्लास डिस्टिंक्शन दिखाया गया है जो कि इस जमाने में बहुत ज्यादा था। ये इस नॉवेल के थीम की तरफ हमारी तवज्जो ले जाता है। इस नॉवेल में दूसरी चीज ये दिखाई गई है कि क्लास डिस्टिंक्शन था, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क था। ये जो लड़की है इमिली, वो गरीब घराने की थी और उसने स्टेफोर्ड से मोहब्बत की क्योंकि वो अमीर लड़का था, लेकिन इस अमीर लड़के ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसको मिस यूज किया और फिर उसको छोड़ दिया। इसी तरह से एजेंट्स के सामने यूरा हीप है जो कि एक करप्ट शख्स है और वो भी यही चाहता है। as well as in David's move from the infanticide sexuality to Dora to the domesticated rationality of age in his own quest for a family. और तीसरी चीज हमें इस नॉवेल के हीरो के हवाले से भी नजर आती है कि उसकी जो फर्स्ट मैरिज थी दैट वाज हेस्टी, वो जल्दी में उजलत में की गई थी। तो ये 3 चीजें हैं जो कि हमें इस नॉवेल में दिखाई गई हैं। यहां तक जो हमने 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं एनालिसिस के, इसका खुलासा ये है कि एक चीज हमें एक बच्चे की जिंदगी के वाकयात दिखाए गए हैं
उसकी पुरानी यादों को कुरेद कर उसके बचपन से लेकर मैच्योरिटी तक। दूसरी चीज, इस नॉवेल डेविड क्यू कॉपरफील्ड के जरिए से हमें विक्टोरियन एज में मौजूद क्लास डिस्टिंक्शन को, अमीर गरीब छोटे बड़े के फर्क को दिखाया गया है। और तीसरी चीज हमें ये बताई जाती है कि इस ड्रामा का हीरो डेविड कॉपरफील्ड किस तरह से अपने किरदार को डेवलप करता है, अपनी जिंदगी की चंद गलतियों से सीखता है, कुछ हादसात से, कुछ ट्रेजेडीज से सीखता है, और इस तरह से वो एक कामयाब शख्स बन जाता है इस दुनिया में, इस जिंदगी में। लास्ट पैराग्राफ में आपके लिए पढ़ रहा है, सिर्फ इसमें बताया गया है कि डेविड कॉपरफील्ड को 2 मरतबा फिल्म और ड्रामा की सूरत में पेश किया गया है। 1935 में इस पर एक फिल्म बनी थी और 1970s के ज़माने में इस पर एक ड्रामा सीरियल बनाई गई थी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जिसके कैरेक्टर्स की तरफ। डेफिनेटली किसी भी नॉवेल या ड्रामा को पढ़ लेने के बाद अगली अहम चीज उसके कैरेक्टर्स हुआ करते हैं। तो इसमें सबसे अहम फील्ड डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर है। डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। डेविड इज द प्रोटैगनिस्ट एंड नैरेटर ऑफ द नॉवेल। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या हीरो, इसका मतलब होता है। एंड नैरेटर ऑफ द नॉवेल, वो इस नॉवेल का नैरेटर, इसका बयान करने वाला भी है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी कहानी, डेविड कॉपरफील्ड की सारी कहानी इसी हीरो डेविड कॉपरफील्ड की जुबानी बयान होती है। वो इस नॉवेल का हीरो है और वो इस कहानी को बयान करने वाला शख्स भी है। ही इज इनोसेंट एंड ट्रस्टिंग इवन दो ही सफर्स अब्यूज एज अ चाइल्ड। एक तरफ क्या है, वो इनोसेंट है, मासूम है। दूसरी तरफ क्या है, ट्रस्टिंग, इत्माद करने वाला है, वो सब पर भरोसा कर लेता है। और जब वो छोटा बच्चा था तो उसने बड़ी मुश्किलात का भी सामना किया। ही idealistic and impulsive and remains honest and loving। एक तरफ क्या है, वो आइडियलिस्टिक है, ऑनेस्ट है, और उसको पढ़कर हमें उससे मोहब्बत महसूस होती है। डेविड्स ट्रबल्ड चाइल्डहुड रेंडर्स हिम सिंपैथी। और उसके बचपन की ट्रबल्स को जब हम देखते हैं, मुश्किलात को जब हम देखते हैं, तो हमें उससे हमदर्दी भी होती है। ओके, इस वक्त तकरीबन 3 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। मैं लेक्चर को एक लम्हे के लिए स्टॉप करके डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ। जो लोग क्लास में मौजूद हैं वो काइंडली दूसरों को भी इन्फॉर्म कर दिया करें, क्योंकि एक मरतबा कहा गया कि सर आपकी इस क्लास की अटेंडेंस कम होती है, और मैंने आपका मैसेज आके पहुंचाया था कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी तादाद ही थोड़ी सी, इसमें अटेंडेंस का हम क्या करें। एनीवे, इसको 3 स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल 3 और हो सकते हैं अगर आप किसी को जगा दें। माशाल्लाह मैडम आयशा शहबाज अब आ रही है। ठीक, तो कोशिश किया करें जैसे ही कोई एक स्टूडेंट क्लास में आ जाए वो बाकियों को मैसेज कर दिया करें, मिस बेल कर दिया करें, ताकि दूसरे भी एक्टिव हो जाए। जी मैडम आयशा शहबाज, वेलकम इन क्लास। कैसी हैं आप? क्लास में आने का शुक्रिया। जब आप जी सर। जी सुबह जब आप सो जाया करें तो अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दिया करें, ताकि आप प्रॉपर टाइम पे जाग जाएं। इस वक्त मेरी घड़ी के मुताबिक 9:06 हो रहे हैं। यू आर 21 मिनट्स लेट। एनीवे, वेलकम इन क्लास। अच्छा जी, तो अपना काम जारी रखते हैं। हाँ, एक चीज मैंने आपको याद दिलाई थी कि इस नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड की मूवी तलाश कीजिएगा यूट्यूब पे, अगर वो आपको मिल जाए। पुरानी क्लासिकल मूवी, कोई नई इंडियन मूवी नहीं, पुरानी क्लासिकल मूवी ब्रिटेन की बनी हुई। तो उससे खुद भी देखिएगा, मुझे भी उस सेंड कीजिएगा। इससे आपको नॉवेल के सवाल तैयार करने में बड़ी आसानी होगी। इस कैरेक्टर को पढ़ने के बाद, इसका मेन कैरेक्टर, इसको पढ़ने के बाद हम आपके साथ इसके क्वेश्चंस शेयर करेंगे। तकरीबन 6 to 7 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए आप लोगों के लिए, सिर्फ सवाल नहीं, विद आंसर्स, उसके जवाब भी तैयार किए हैं। किताबें देखी हैं, नेट से तलाश किया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए।
ओके, तो इसको पढ़ रहे हैं, ही इज अ सन ऑफ क्लारा एंड डेविड कॉपरफील्ड। लो जनाब, एक चीज आपके सामने आती है जो कि इससे पहले आपके सामने नहीं आई थी, वो है लफ्ज क्लारा। क्लारा डेविड कॉपरफील्ड की वालदा का नाम है। पूरे नॉवेल में हमने डेविड कॉपरफील्ड की वालदा के मुतालिक पढ़ा था, लेकिन इसका नाम हमारे सामने नहीं आया था। आज फर्स्ट टाइम इसका नाम हमारे सामने आता है। इसको याद रखिएगा, मैं इसको आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर चुका हूं। एंड डेविड कॉपरफील्ड बट इज ही इज द सन ऑफ क्लारा एंड डेविड कॉपरफील्ड बट इज orphaned at young age and is raised largely by his grand aunt Miss Betsy Trotwood. Okay, अब आज मैं यहाँ से onwards आपके साथ जरा शॉर्ट आंसर्स शेयर कर रहा हूँ, या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव में आना है उसको शेयर कर रहा हूँ। मसलन पहली एक चीज के मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, या फिर हु रोट्स द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल किसने लिखा था? चार्ल्स डिकिंस ने लिखा था। इसको याद रखिएगा। When did David Copperfield become an orphan? David Copperfield orphan यतीम कब हो गया था? 6 months before his birth, अपनी पैदाइश से 6 माह पहले। इसी तरह से who brought him up, उसकी वालदा क्लारा और उसकी एक मुलाजमा बेट्से ने उसकी परवरिश की थी पहले 6-7 साल। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Although David comes from a middle class family background, his father's impracticality and his mother's remarriage to Mr. Murdstone mean that David spent much of his youth forced to make his own way in the world, haunted by threat of poverty. जी, दो बातें बयान की गई। एक उसकी ट्रेजेडी के उसका वालिद जो कि उसकी पैदाइश से पहले फौत हो चुका था। He was not a practical man. Impracticality क्या थी उसकी? उसने आने वाले जमाने के लिए कुछ पैसे नहीं बचा के रखे थे, उसका कोई खास बैंक बैलेंस नहीं था। और दूसरी चीज, उसकी वालदा ने गलती क्या की कि उसने शादी कर ली, दूसरी शादी मिस्टर मर्डिस्टोन से। उसके कैरेक्टर को, किरदार को समझे बगैर और शख्स लालची और जालिम साबित हुआ। लिहाजा इन दोनों चीजों का वबाल छोटे बच्चे डेविड कॉपरफील्ड पर आता है और उसको अपनी बचपन से ऑनवर्ड्स बड़ी सख्तियां, बड़ी परेशानियां बर्दाश्त करना पड़ती है। डेविड वर्क्स हार्ड टू अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़े कि डेविड वर्क्स हार्ड टू अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम एंड इवेंचुअली फाइंडिंग लास्टिंग सक्सेस एट वर्क। तो क्या होता है कि इसने अपनी जिंदगी में कई तरह की मुलाजमतें की, आखिर इसको कामयाबी हासिल होती है। द नेसेसिटी ऑफ अर्निंग इज ओन लिविंग हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन डेविड्स कैरेक्टर। As a child, David is fairly meek and passive, but the experiences he goes through force him to develop a more active and independent streak in line with Victorian gender expectations. ये एक बड़ी अहम चीज है। कहा गया कि इब्तिदा में तो ये बच्चा बड़ा मासूम सा था, लेकिन इसे इसकी जिंदगी में जो ट्रेजेडीज देखना पड़ी, जो गुर्बत इसने देखी और छोटी छोटी जितनी भी मुलाजमतें की, इसके बाद ये जिंदगी की लाइन पर आ गया। इसको पता चल गया कि हाउ टू सर्वाइव, इस दुनिया में कैसे जिंदा रहना है, कैसे कमाना है। और यही वो चीज थी जो कि विक्टोरियन एज में एक्सपेक्ट की जाती थी। विक्टोरियन एज में नॉर्मली हर शख्स से मुतल्लिक ये एक्सपेक्ट किया जाता था, या फिर हम यूं कह लेते हैं विक्टोरियन एज का ये ट्रेंड था
कि एवरीबॉडी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, हर शख्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने लिए खुद कमाए, वो किसी पर बोझ ना बने। क्योंकि विक्टोरियन एज में पुराने जमाने के नवाबों वाले अंदाज खत्म हो चुके थे। नई नस्ल को, बच्चों को सख्तियों से आगाह किया जाता था, उन्हें तालीम दिलवाई जाती थी, उन्हें काम की तरफ ले जाया जाता था ताकि वो दुनिया की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकें। ये विक्टोरियन एज की एक खासियत थी। Okay, nevertheless, many aspects of David's personality remain constant over time. लेकिन इसके किरदार की कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ आदतें नहीं बदलती, particularly his dreamy and sensitive nature. बड़ा सेंसिटिव, बड़ा हसास था, हसासियत नहीं बदलती। ड्रीमी था, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला था, इसलिए तो डोरा के हुस्न से मुतासिर होकर उसने फौरन उससे शादी कर दी। उसने ये ना देखा कि ये अभी घर संभाल सकेगी या नहीं, इसमें कोई अकल भी है कि नहीं। With a vivid memory and a tendency towards nostalgia, ये उसकी दूसरी आदत थी। उसके किरदार का एक और अहम पहलू था जो वो ना छोड़ सका, वो क्या था जी? मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया पुरानी यादों को कहते हैं, याद माजी। इसको पुरानी यादों में रहने का शौक था, पुराने जमाने में खोया रहता था। His personal life is tumultuous largely because he unwisely married Dora Spinlo at a young age. Tumultuous मतलब होता है उलझनों से भरा हुआ, या फिर full of ups and downs, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बिखरा हुआ, उलझनों से भरा हुआ। और उसमें डोरा स्पिनो की तरफ इशारा है कि इस लड़की से शादी की बिना पर खास तौर पर इसकी जिंदगी में एक हिजान आ गया था, सुकून नाम की कोई चीज ना रही। फिर उसकी वफात के बाद उसका दुख इसके साथ था। Although the two feel real affection for one another, Dora's childishness prevents their relationship from maturing and deepening. It is only when Dora dies and David marries Agents Wickfield that he finds an emotional and intellectual companion. तो यहाँ इसके कैरेक्टर का एहतमाम हुआ कि जब डोरा की वफात होगी, चंद साल इसने बड़ी उलझन में और बड़े दुख में बसर की, उसके बाद वापस अपने शहर में आता है। जब आता है तो वो एक दौलतमंद शख्स था, शोहरत हासिल कर चुका था। उसने एजेंट्स को तलाश किया, उससे शादी की, और अब उसकी जिंदगी में सुकून और ठहराव आ गया था। तो ये था जनाब डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर। अगर आपको उसके कैरेक्टर की समझ आ जाती है, इससे रिलेटेड कुछ वाकयात की समझ आ जाती है, तो आप बहुत से सवालों के जवाब हल करने के काबिल होते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, वो छोटे तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड मवाद थोड़ा है। आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं उसमें ये शामिल होते हैं। एजेंट्स का कैरेक्टर है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें आप मजीद इजाफा कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए। मैंने आपके लिए नॉवेल पढ़ा, उस पर तबसरा किया, उसका एनालिसिस पढ़ के सुनाया, डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर पर तबसरा किया। इतने सारे तबसरे के बाद अब अगला काम आपका है। एजेंट्स डेविड्स ट्रू लव एंड सेकंड वाइफ, द डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड। एजेंट्स जो कि मिस्टर विकफील्ड की बेटी थी। छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, ये एमसीक्यूज बनते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड? वो एजेंट्स थी। Whose daughter was Agents? Agents किसकी बेटी थी? मिस्टर विकफील्ड की। इन चीजों को जहन में रखिएगा। The calm and gentle Agents admires her father and David. ये खातून अपने बाप को और डेविड कॉपरफील्ड को बड़ा आइडियलाइज करती है, इनको सराहती है। She suffers patiently through David's other romances. और जब डेविड दूसरा रोमांस कर रहा था, क्योंकि एजेंट्स उसका पहला रोमांस था या नहीं था ये खुद डेविड को भी मालूम नहीं था। हाँ, पहले वो डोरा की मोहब्बत में मुब्तला हुआ। इसके अलावा भी वो लड़कियों का जिक्र किया करता था, इसी के सामने किया करता था। उस बेवकूफ को नहीं पता था कि इसका दिल जलता है, लेकिन वो खामोश रहती थी। एंड ऑल्दो शी लव्स डेविड, शी इज नॉट ओवरकम बाय जेलसी। वो जेलसी का इजहार नहीं करती थी,
although she loves David. Agents always comforts David with kind words or advice when he needs support. और जहां कहीं भी शख्स को सपोर्ट की जरूरत थी, हेल्प की जरूरत थी, तो एजेंट्स की हेल्प उसके साथ होती थी। इसमें मजीद कुछ फिक्रात का इजाफा कर सकते हैं। जब आप डेविड कॉपरफील्ड की बुक खरीदते हैं, बल्कि अब तक आपको खरीद लेनी चाहिए थी। तो ये जनाब एजेंट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके अलावा आप इसकी समरी में से भी एजेंट्स से रिलेटेड कुछ लाइंस निकाल के इसको दुगना कर सकते हैं। अगर मैंने 4 लाइंस लिखी है तो आप इसको 8-10 पे ले जा सकते हैं। क्लारा पिगोटे जो कि उनकी मुलाजमा थी, डेविड्स नैनी एंड केयर टेकर, नैनी कह लीजिए, केयर टेकर कह लीजिए की बात है। Pigotte is gentle and selfless, opening herself and her family to David whenever he is in need. गरीब थी लेकिन दिल की बड़ी अच्छी थी, जेनरस, बड़ी सखी थी, और इसके दरवाजे डेविड के लिए खुले थे हमेशा। She is faithful to David and his family all her life, never abandoning David, his mother, to Miss Betsy or Miss Betsy. अच्छा जी, इसने कभी भी डेविड कॉपरफील्ड का साथ नहीं छोड़ा, उसकी वालदा का, और मिस बैट्से जो कि उसकी खाला थी, जिसने डेविड कॉपरफील्ड की परवरिश की थी, और नॉवेल के आखिरी हिस्से में उसको गुर्बत का भी सामना करना पड़ा था। इन दोनों तीनों किरदारों का साथ कभी नहीं छोड़ा था। क्लारा ने, इसका मतलब है कि she was faithful and she was good at heart. In her kind motherliness, Pigotte contrasts with the cruel and unloving Miss Murdstone. Miss Murdstone मिस्टर मर्डस्टोन की बहन थी, यानी डेविड कॉपरफील्ड की सौतेली फूफी लगती थी, जिसने आते ही घर का निजाम संभाल लिया था और डेविड और उसकी वालदा को एक कोने में लगा दिया था। और आखिर इन दुखों गमों से डेविड कॉपरफील्ड की वालदा वफात पा जाती है। अच्छा जी, यूरा हीप एक नेगेटिव कैरेक्टर है जी, विलन है इस नॉवेल का। इसका बहुत कम जिक्र आया है, सिर्फ 2 जगह पर इसका जिक्र आया है, लेकिन ये अहम है। इससे मुतालिक सवाल बनता है, इसका कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, अ टू फेस्ड कोनिविंग विलियन। टू फेस्ड मतलब होता है डबल फेस, इसको हम कहते हैं मुनाफिक, दो रुखा शख्स था ये। who puts on a false show of humility and meekness to disguise his evil intentions. ये दोरुखा शख्स था, मुनाफिक था। इसकी मुनाफिकत क्या थी कि जब कभी भी वो किसी भी शख्स से मिलता, मुस्कुराहट के साथ मिलता था, बड़ी आजिज़ी से मिलता था, लेकिन इसके दिल में खोट था और ये सिर्फ अपना फायदा चाहता था। यूरा इज motivated by his belief that the world owes him something for all the humiliation he suffers as a young man. और उसका ये ख्याल था कि इसने अपनी जवानी में जितनी भी आजिज़ी दिखाई है दुनिया वालों के सामने, अब वक्त है कि उसका बदला दिया जाए और दुनिया को उसका रिटर्न, दुनिया को चाहिए कि वो यूरा को उसका रिटर्न दे। अल्टीमेटली यूरास veneer of humility proves as empty as his morals. और उसकी ये जो humility थी बिल्कुल ऐसे ही खोखली खाली साबित होती है, जैसे कि उसका इखलाक खाली था, वो इखलाक से खाली था, आरी था। अब यहाँ आपको मैं हिंट्स दे देता हूँ। यूरा हीप के कैरेक्टर में आपने इजाफा करना है। यूरा हीप के एजेंट्स के साथ क्या ताल्लुकात थे? वो एजेंट्स को सिड्यूस करना चाहता था, उसको अपनी तरफ माइल करना चाहता था। इसका आप जिक्र करेंगे। इसके बाद यूरा हीप ने किस तरह से मिस्टर विकफील्ड को उसके कारोबार में नुकसान दिया, उसका सब पैसा उससे हथिया लिया, उस चीज का जिक्र करेंगे। ये कैरेक्टर 10 से 12-15 लाइन तक जाएगा और आपको ये करना चाहिए। याद रहे कि यूरा हीप एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ये मैं आपके लिए होम असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ, इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है।
बेटसे का जिक्र आ जाता है जी। बेटसे जो कि डेविड कॉपरफील्ड की खाला थी, दूर की खाला। डेविड्स इसेंट्रिक काइंड हार्टेड ऑन्ट। इसेंट्रिक लफ्ज़ मतलब क्या होता है? बेमरकज, मरकज से हटा हुआ। बज़ाहिर बड़ी इसेंट्रिक दिखती थी, बट शी वाज काइंड हार्टेड। Although Miss Betsy's intentions are mysterious at the beginning of the novel, her generosity towards David soon becomes clear. कहा गया कि शुरू में तो वो बड़ी खौफनाक दिखती थी, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड के साथ उसकी जेनरोसिटी, उसकी सखावत बड़ी वाज़ेह थी। एंड शी एक्ट्स एज डेविड्स सेकंड मदर। और हकीकत तो यह है कि उसने डेविड कॉपरफील्ड की दूसरी वालदा का किरदार अदा किया था। डेविड कॉपरफील्ड की वालदा की वफात के बाद उसने हकीकत में इसकी परवरिश की थी। अब जब डेविड कॉपरफील्ड लंदन सिटी से भागकर, फैक्ट्री की मुलाजमत से भागकर बेटसे तक पहुंचता है, तो किस तरह से बेटसे ने उसको अपने घर में पनाह दी, उसके लिए तालीम का इंतजाम करवाया और उसको अपने बिजनेस के मैनेजर के घर में जगह दिलवाई। इन सारी चीजों को आप जिक्र करेंगे। फिर वो गरीब हो जाती है और डेविड कॉपरफील्ड मिस बेटसे के लिए मुलाजमत करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। सारी चीजों का अगर आप जिक्र करते हैं तो इसका कैरेक्टर, मिस बेटसे का कैरेक्टर भी कंप्लीट होगा। डोरा स्पिल्लो जी, आपसे सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, और यकीनन पूछा जाएगा कि who was the first wife of डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड की फर्स्ट वाइफ का क्या नाम था? वो डोरा स्पिल्लो थी। ठीक है। डेविड्स फर्स्ट वाइफ एंड फर्स्ट रियल लव, डोरा इज फुलिश एंड गिरी। डेविड कॉपरफील्ड की पहली मोहब्बत थी, फर्स्ट वाइफ थी उसकी, और वो हकीकत में इससे मोहब्बत रखता था, लेकिन शी वॉज फुलिश। ये हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। मोर interested in playing with her dog Jip than in keeping house with David. वो अपने पालतू कुत्ते जिप के साथ खेलने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी, ना कि डेविड पर तवज्जो देती, घर के दूसरे मामलात पर तवज्जो देती। बिकॉज डेविड कैन नॉट बियर टू displease Dora, he permits her to retain the potty habits of a spoiled child. पोटी हैबिट्स मतलब होता है बच्चे वाली आदतें। अब इस आखिरी लाइन में हमें इस लड़की डोरा से मुतल्लिक डेविड की मोहब्बत का पता चलता है। राइटर लिखते हैं वो इतनी मोहब्बत करता था इस लड़की से कि वो जो भी उल्टा सीधा कर रही थी घर में, वो उसको डांटता नहीं था। उसने खाना तैयार नहीं किया, उसको डांटना नहीं था। उसने अपनी फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की, उसने अपनी प्रेगनेंसी की परवाह नहीं की। वो इन चीजों पर ज्यादा नहीं उसको डांटता था। हाँ, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि वो बिल्कुल खामोश रहता था। नॉवेल में अगर आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं, असल नॉवेल पढ़ते हैं, तो इनके झगड़े का भी जिक्र है। अब डोरा स्पिल्लो के कैरेक्टर से मुतालिक मैं आपको हिंट्स देता हूँ। इसको कंप्लीट करना आपका काम है, और ये डेफिनेटली मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए दूंगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट वीक है शेड्यूल के मुताबिक वो आपका सेल्फ स्टडी का वीक है। कंफर्म कीजिएगा, अगले हफ्ते में आपका शायद कोई भी लेक्चर नहीं होगा किसी भी टीचर के साथ। आपका थर्ड वीक सेल्फ स्टडी का वीक है, जिसमें आपने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं। तो वैसे तो कुछ असाइनमेंट्स मैंने आपके सिलेबस में एकेडमिक कैलेंडर में लिखी हुई है, अगर वो एकेडमिक कैलेंडर आपके साथ शेयर हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन कैरेक्टर्स को आप कंप्लीट करो। तो आज अपने ग्रुप में देखिएगा, अगर तो आपके पास एकेडमिक कैलेंडर है तो वेल एंड गुड, ठीक है, वरना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और अगले हफ्ते में आपका जो भी कोई काम है सेल्फ स्टडी का, उसके लिए मैं आपको ये सारे कैरेक्टर्स होम असाइनमेंट के तौर पर देना चाहूंगा। ओके, तो बेटसे का हम जिक्र कर रहे थे, सॉरी, हाँ, डोरा का जिक्र हो रहा था। डोरा का कैरेक्टर पढ़ने के बाद मैं जिक्र कर रहा था कि डोरा को कैरेक्टर आपने कंप्लीट करना है। ये सिर्फ 3 लाइन्स हैं। इसको कंप्लीट किस तरह से करना है, आपने बताना है कि डोरा किसकी बेटी थी। ठीक, डेविड कॉपरफील्ड का डोरा से कैसे सामना हुआ। इसके बॉस ने, डेविड कॉपरफील्ड के बॉस ने उसे एक दिन अपने घर बुलाया था, वहां
इसका सामना हो गया डोरा स्पिनो के साथ और वो पहली ही नजर में इस पर मर मिटा। इन चीजों का आपने जिक्र करना है। He was hasty in marriage, शादी में उसने जल्दी की। ठीक है, उसके बाद डोरा के कैरेक्टर से मुतालिक चंद लाइंस आपके सामने आएंगी कि she was extremely beautiful but she had no experience of life, she was childlike in her behavior and she was careless। ये चंद चीजें आपने इसमें शामिल करना है, फिर ये कैरेक्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद क्लारा क्लारा का जिक्र आ जाता जी। क्लारा कॉपरफील्ड इसकी वालदा है, जो कि नॉवेल की इब्तिदा में ही फोत हो जाती है। डेविड्स मदर द काइंड जनरस एंड गुड हार्टेड क्लारा embodies material caring until her death। सॉरी, इसमें गलत पढ़ गया। डेविड्स मदर द काइंड जनरस एंड गुड हार्टेड क्लारा embodies मैटरनल केयरिंग। हाँ, मैटरनल लफ्ज मदर से होता है, until her death, यानी ये बड़ी मेहरबान थी, जनरस, सखी थी, फयाज थी और अपनी मौत तक इसने माँ होने का फर्ज निभाया था। विच occurs early in the novel। David remembers his mother as an angel whose independent spirit was destroyed by Mr. Murdstone's cruelty। तो क्या है कि ये खातून बड़ी काइंड हार्टेड थी, जेनरस थी और एक आइडियल मदर थी, लेकिन इसकी जिंदगी की गलती क्या थी कि उसने मिस्टर मर्डस्टोन जैसे जालिम और लालची शख्स से शादी की और वो इसके सारे जवाल का, डाउनफॉल का सबब बना। एडवर्ड मर्डस्टोन जो कि उसका स्टेप फादर था, Edward was the cruel second husband of David's mother and Murdstone's sister। इस एक कैरेक्टर में दो को फिट किया गया है, एडवर्ड मर्डस्टोन एंड जेन मर्डस्टोन। इसमें इजाफा कर दिया जाए। अच्छा जी, मिस्टर मर्डस्टोन क्या था, बड़ा क्रूअल था। उसके साथ उसकी बहन जेन मर्डस्टोन इसके पीछे पीछे आ जाती है। मिस्टर मर्डस्टोन की शादी के चंद दिन के बाद उसकी बहन मिस मर्डस्टोन डेविड कॉपरफील्ड के घर आ पहुंचती है। The Murdstone are strict and brutal। ये ना सिर्फ सख्त मिजाज थे, स्ट्रिक्ट थे, बल्कि ब्रूटल लिखा गया है। ब्रूटल मतलब होता है वहशी। ये सिर्फ जालिम नहीं थे, ये वहशी फितरत के थे। नॉट ओनली टुवर्ड्स डेविड बट टू हिज मदर एज वेल। दोनों माँ बेटे के लिए ये बड़े जालिम साबित हुए। टुगेदर दे क्रश डेविड्स मदर्स स्पिरिट। और दोनों ने मिलकर अपने अपने जुल्म से डेविड की वालदा क्लारा की रूह को दफन कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी शख्सियत को खत्म कर दिया। अच्छा, अब एडवर्ड मर्डस्टोन का कैरेक्टर लिखते हैं तो समरी के अंदर से आपको इसके मुतालिक मिल जाएगा कि उसने क्लारा से शादी की, उसको अपने जाल में फंसाकर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उसके बाद उसका रवैया बदल जाता है। फिर उसने इस छोटे बच्चे डेविड कॉपरफील्ड से सख्ती की, एक दिन उसकी पिटाई करने की गर्ज से उसको अपने कमरे में घसीट कर ले गया। डेविड उसके हाथ पर काट दिया। इस गलती की सजा के तौर पर उसने इस मासूम बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जो कि शहर से दूर था। फिर जैसे उसकी वालदा की वफात हुई, यानी डेविड कॉपरफील्ड ने बमुश्किल एक साल स्कूल में पढ़ा होगा, उसके स्कूल की फीस रोक दी, बल्कि उसको स्कूल से हटाकर लंदन सिटी में भेज दिया, जहां उसको एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा, यानी उसको चाइल्ड लेबर का सामना करना पड़ा। तो एडवर्ड मर्डस्टोन से मुतल्लिक आपने बातें लिखनी हैं। अब आखिरी एक बात आपको ये बताता चलूं कि इसकी समरी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के दौरान आपसे शेयर की थी, पढ़कर सुनाई थी, इस पर तबसरा किया था। अगर आप इसकी समरी को तफसील से पढ़ते हैं तो इन कैरेक्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरी बनाई हुई समरी में से बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा किताब परचेज करें, किताब साथ रखें।
ये जितने भी अधूरे कैरेक्टर्स मैंने छोड़े हुए हैं 3-3, 5-5 लाइन्स के, इसको कंप्लीट करना आपका काम है। अभी फिलहाल डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल खत्म नहीं हुआ। आज के दिन में मैंने सिर्फ इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। इसके बाद 5 से 6 सवाल हैं जो कि हमारे अगले लेक्चर में शुरू होंगे। हाँ, अलबत्ता मैं उसको आज के दिन में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कि क्या है जो हम आपसे कल शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी लेक्चर छोड़ना नहीं आप लोगों ने, बल्कि काइंडली आप इस तरह से करें कि अगर अटेंडेंस हो चुकी है तो उसको ग्रुप में शेयर करें, तब तक मैं आपके लिए अगला लेक्चर खोल रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं। पहला, द नॉवेल वाज रिटन बाय बिगिंस एज एन ऑटोबायोग्राफी। ये हमने बारहा पढ़ा है कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। जब हम डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ते हैं तो हमें चार्ल्स डिकेंस की जिंदगी के हालात नजर आते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेविड्स मैरिज टू डोरा, इसकी शादी की क्या अहमियत है। नंबर 3, व्हाट रोल डज यूरा हीप प्ले इन द नॉवेल। यूरा हीप जो कि नेगेटिव कैरेक्टर है, अभी हमने इसके कैरेक्टर को पढ़ा है मुख्तसर, और मैंने कहा था कि आप इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ इसका कैरेक्टर भी शामिल है, इसको मिला के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में जब भी क्लास शुरू होती है इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज डिकिन यूज कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। हमने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का पढ़ा था आज। कुछ बड़े अच्छे किरदार हैं, कुछ बुरे किरदार हैं, जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड की मुलाजमत पिगोटे बड़ी काइंड हार्टेड है, जबकि उसकी जो स्टेप कुकी थी, उसकी जो सोतेली कुकी थी, वो बड़ी जालिम थी। इन दोनों का कंट्रास्ट है। इसी तरह से डेविड कॉपरफील्ड की फर्स्ट वाइफ डोरा, उसकी सेकंड वाइफ एजेंस के किरदार में बड़ा फर्क है। तो हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, इसका थीम हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, इसका मॉरल लेसन भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ये 6 नहीं 7, व्हाई डिड डेविड मैरी डोरा, डोरा से शादी की उसकी क्या रीजन थी, इसमें डोरा का कैरेक्टर आप फिट कर सकते हैं। तो ये जनाब कुल मिलाकर 7 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए तैयार रखे हुए मैंने, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपका लेक्चर टाइम खत्म होने में लास्ट 30 सेकंड्स है। इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू मे आस्क इट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। ये आपका आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।